Hello students, I am Pankaj sir, your English teacher, and today I welcome all the students of class 8. I am here to teach you a brand new chapter of your English book Honeydew, the best Christmas present in the world. Before we start this chapter, I would like to introduce some few characters in the story. And the first character is the narrator who is narrating the story, and he is Michael Mofingo. The second and most important character is Mrs. Jim Marfanson, or you can say it Connie. Another name in this story is Tommy. Tommy is basically known as the British soldiers. Tommy is a nickname, and Frizz. Frizz is also known as the German soldiers, and this is also a nickname. In this story, we learn the best Christmas present in the world. This story is basically based on a historical event, and this event is the First World War. In the First World War, the world is divided between two groups, and these two groups fought this war for more than 4 years. In this story, Tommy is the British soldier and Fizz is the German soldiers. It is the second part of the story, and in the first part of the story, we know the narrator who is found a letter from the box, and this story start with narrator that he found a table in a junk shop. जंक शॉप जैस मीन्स आप कह सकते हैं ऐसा दुकान जहाँ पे बेकार की चीज़ें जो हैं सस्ते दामों में बिकती हैं, जैसे हमारे यहाँ जनरली कबाड़ की जो दुकान होती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. The narrator began this story and said, I spotted it in a junk shop in Brightport. Brightport is a place which is very important in this story. A roll top desk. लेखक जो कहता है कि मैं ब्राइटपोर्ट में एक जंक शॉप में, वही कबाड़ के दुकान में, मुझे एक डेस्क मिला. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. जो आदमी इसे बेच रहा था वह बताया कि यह 19वीं शताब्दी में बना हुआ है और ये ओक का बना हुआ है. आई हैड वांटेड वन बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे एक की ज़रूरत थी लेकिन वो बहुत महंगे थे. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. द रोल टॉप इज सेवरल पीसेस. यह भी जो था बहुत ही बुरी स्थिति में था, बुरी अवस्था में था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था. वन लेग क्लोमसली बैंडेड. एक पैर जो था इसका वो मरम्मत किया गया हुआ था. स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड. इसके एक तरफ देखा जाए तो जले के निशान थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. इस पर बहुत कम पैसे इसके लिए लगे. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. और मैंने सोचा कि मैं इसे मरम्मत कर लूँगा, पुनः ठीक कर लूँगा. आई वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. मेरे लिए यह एक रिस्क था, एक चैलेंज, चुनौती था, लेकिन मैंने इसे पूरा करना था. मैंने ऐसा निश्चय किया था. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैं उसे आदमी को पैसे दिए और उस रोल टॉप डेस्क को अपने गैरेज में लेकर आया. I began to work on it on Christmas evening. मैं इस पे काम करना शुरू किया क्रिसमस इवनिंग के दिन. I removed the roll top completely and pulled it out of the drawer. मैं उस रोल टॉप को बाहर निकाला पूरी तरह से. द विनीड हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इट लॉक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. और उसके चारों तरफ जो पतले लेयर थे लकड़ी के, उसे लगता था कि पानी ने नुकसान पहुंचाया था.
बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। पूरी तरह से पानी और आग ने इसे नुकसान पहुंचाया था। द लास्ट लेयर वॉज स्ट्रॉक फास्ट। अंतिम जो ड्रॉअर का लास्ट जो ड्रॉअर था वह तेजी से बाहर निकला। आई ट्राइड ऑल आई कुड एल्स इट आउट जेंटली। मैंने पूरे प्रयास से इसे बाहर निकालने का प्रयास किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूटल फोर्स। अंत में मैं बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लूड ओपन टू रिवल विथ स्वेलो स्पेस अंडरनीथ ए सेक्रेट ड्रॉअर। और मैं पूरे ताकत से अपने मुट्ठी के भाग से, हाथ का जो मुट्ठी होता है उसके भाग से उस पर प्रहार किया, और तभी उसके अंदर एक और सेक्रेट ड्रॉअर था। यानी सेक्रेट ड्रॉअर का मतलब हुआ कि जो ड्रॉअर था उस ड्रॉअर में भी एक ड्रॉअर था जिसे लेखक ने बड़े जोर से खींच कर बाहर निकालने का काम किया। देयर वॉज समथिंग इन देयर। उसके अंदर में कुछ था। आई रिच्ड इन द बॉक्स आउट विथ ए स्मॉल टीन ब्लैक टीन बॉक्स। और उस बॉक्स में, यानी इन द ड्रॉअर देयर वाज अनदर स्मॉल बॉक्स ब्लैक टीन बॉक्स। उस ड्रॉअर के अंदर में एक और ड्रॉअर था, ऐसा हम कह सकते हैं, या उसमें एक टीन का ब्लैक कलर का, काले कलर का बॉक्स था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज पीसेस ऑफ लाइन नोट पेपर, जिसके चारों तरफ नोट पेपर पे सेलो ट्रिप लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट ए सैंकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और उस पर लिखा हुआ था जिम का अंतिम पत्र जनवरी 25, 1919 में रिसीव्ड हुआ। टू बी वरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, आई नो एज आई डिड इट डैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। जहाँ तक मेरा सवाल था तो मैं अपने नैतिक विचार से यह सोचा कि मेरे लिए यह गलत था उस बॉक्स को खोलना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स। लेकिन मेरी जागरूकता जो थी वह मेरे नैतिक विचार पर भारी पड़ी। इट यूजुअली डज, जैसा कि अक्सर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इन्वेलप। उस बॉक्स के अंदर एक इन्वेलप था। द एड्रेस रीड, जिस पर एड्रेस था मिसेज जिम मार्फेंसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डोरसेट, जिस पर एक पता लिखा होता है। जनरली जैसे कि आप देखते हैं कोई भी चिट्ठी या कोई भी पत्र हम कहीं भेजते हैं तो उस पर एक पता हम देते हैं, एड्रेस देते हैं, जिस एड्रेस पे वो पत्र जाता है। आई टुक आउट ऑफ द लेटर एंड ऑन फोल्डेड इट। मैंने उस पत्र को निकाला, उसे देखा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। और जब मैंने उसे खोला तो देखा कि उसके ऊपर डेट लिखा था December 26, 1914। That means 1914, you have already know about it. It was the year when the First World War was begin. And December 26, that means after the day of क्रिसमस, यानी क्रिसमस के अगले दिन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह पत्र लिखा गया था। हेयर इज सम कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस। आई विल आंसर यू इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, सो द नरेटर स्टार्टेड टू रीड द स्टोरी। कहानी में अब लेखक जो है उस पत्र को पढ़ना शुरू करता है। डियरेस्ट कोनी, आई राइट यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। कहता है कि प्रिय कोनी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोनी जो है वह मिस्टर जिम मार्फेंसन की पत्नी है। जिम मार्फेंसन, जैसा कि मैंने बताया था कि वो सेना में है, ब्रिटिश आर्मी में है, और वो अपनी पत्नी के पास पत्र लिखते हैं। उसमें उन्होंने पत्र में लिखना शुरू किया है कि डियरेस्ट कोनी, आई राइट यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन। मैं तुम्हें यह पत्र बहुत ही खुशनुमा मन से लिख रहा हूँ, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ अभी अभी ऐसा आश्चर्यजनक घटित हुआ है आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ। वी
ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंसेस एस्टरडे मॉर्निंग, पिछले दिन, क्रिसमस मॉर्निंग के दिन, पिछले दिन यानी 26 को, 26 दिसंबर को लेटर लिखा गया है। तो एक दिन पहले यानी 25 दिसंबर की बात है, यानी क्रिसमस के दिन मॉर्निंग, सुबह की बात है। सभी लोग अपने पोजीशन में थे, यानी अपने अपने सेना के दोनों तरफ सेनाएं थी, ये लोग खड़े हुए थे। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ बिल्कुल शांत थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, और मैंने इससे सुंदर, इससे अच्छी सुबह कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, एक क्रिसमस मॉर्निंग को जितना सुंदर और जितना शांत स्वभाव का होना चाहिए उतनी थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू डैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें यह बताना चाहूँगा, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे यह शुरू करना चाहिए था, हमें यह शुरू करना चाहिए था। बट द ट्रूथ आई एसएम टू से, लेकिन सच्चाई मुझे कहने में शर्म आ रही है। इट डैट फ्रीज बिगेन इट, ये फ्रीज से थे जिन्होंने शुरू किया। फ्रीज हेयर रेफर्स टू द जर्मन सोल्जर्स। ओके, फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंसेस अपोजिट, सबसे पहले किसी ने एक सफ़ेद कलर का जो था वो फ्लैग जो था, झंडा दिखाया। सफ़ेद कलर का झंडा तब दिखाया जाता है जब कोई जो है अपना शांति समझौता करना चाहता है या शांति दिखाना चाहता है। देन देयर वेयर कॉलिंग आउट ऑफ अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और उसके बाद जहाँ कोई नहीं था, खाली क्षेत्र था, वहाँ पे बहुत सारे लोग निकल कर आ गए, यानी सेना निकल कर आ गई, और दोनों एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस विश करने लगी। यानी कहने का अर्थ था कि दोनों सेनाएं तो आमने सामने थी, एक तरफ ब्रिटिश आर्मी थी और दूसरी तरफ जर्मन आर्मी थी। लेकिन चूंकि ये समय जो था, ये समय युद्ध का था, दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। लेकिन क्रिसमस के दिन अचानक कुछ ऐसी घटना घटी कि दोनों एक दूसरे के सामने आकर क्रिसमस विश करने शुरू कर दिए। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Shame on you, Fizz, shame on you." अभी हम लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही था, तभी किसी ने पीछे से आवाज किया, सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू, आपको भी वैसा ही, आपको भी वैसा ही, माने आपको भी क्रिसमस की बधाई। आई थॉट दैट would be that, मैं सोच ही रहा था, we all did, but then suddenly one of them was up there in the great coat and waving white flag, तभी उसमें से ग्रे कोट पहना हुआ एक बाहर आदमी निकला और वह व्हाइट फ्लैग क्या करने लगा, दिखाने लगा। डोंट शूट लैड, समवन शाउटेड, तभी पीछे से कोई चिल्लाया कि डोंट शूट, गोली मत चलाओ। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। Then there was another face up on the parapet and another, keep your hands down, I told the man it's a trick but it wasn't, तभी पीछे से किसी ने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ अपने हाथ नीचे करो, यह जरूर कोई उन लोगों की चाल है, लेकिन यह चाल नहीं थी। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sausages, we meet you. Yes, by this time there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. तभी उसमें से देखा गया कि एक जर्मन सैनिक जो था अपने सर पे बोतल लिए, जैसे कि आप लोग जनरली जानते हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं वो वाइन सर्व करते हैं, एक दूसरे के साथ वाइन शेयर करते हैं, उसमें से एक सर पे बोतल लिए बाहर निकला और कहा कि यस, क्रिसमस का दिन है टॉमी, हम लोगों के पास स्नैप्स भी है, सॉजेस भी है। स्नैप्स जो होता है मैंने आपको बताया था जर्मन ड्रिंक होता है, और सॉजेज जो होता है, सॉजेज एक प्रकार का ड्राइड या आप कह सकते हैं फ्राइड मीट जो होता है उससे कहते हैं। ये आपस में मिले। By this time there were dozen of them walking towards us across no man's lands and not a rifle between them. कहता है उसके बाद उसमें से दर्जनों बाहर निकले, उन लोगों के और हमारे बीच राइफल वगैरह नहीं था, यानी ये दोनों आपस में मिल रहे थे, एक दूसरे को विश कर रहे थे क्रिसमस की। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट ऑफ कॉमन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, तभी हम लोगों में से एक छोटा सा मॉरिस नाम का कोई सैनिक था, वो बाहर आया और बोला कि कॉमन बॉयज आओ, हम लोग किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद तो वो रुकने ही वाले नहीं थे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं चूंकि ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। देन एंड देयर, उसी वक्त,
आई सपोज, मैंने माना, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन एक्योर टू मी आई शुड, लेकिन मेरा ऐसा कर ही नहीं पाया, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं पाया। All along their line and ours I could see men walking slowly toward one another. मैं सिर्फ यही देख सका कि धीरे धीरे टहलते हुए एक दूसरे के लोग करीब आए। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। ग्रे कोट वाले और खाकी कोट वाले, ग्रे कोट यानी जर्मन्स लोग थे और ये खाकी कोट वाले ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ये आपस में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसमें से एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वी आर मेकिंग पीस, उस युद्ध के दौरान हम लोग शांति कर रहे थे। यू कैनट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, डियरेस्ट कोनी, तुम सोच नहीं सकती हो, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द पीस ऑफिसर हु अप्रोच मी, हैंड outstretched hands wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि जब मैं आगे बढ़ा तो वो जर्मन सैनिक जो था अपना हाथ मेरे तरफ आगे बढ़ाकर कहा, हैंस वुल्फ, मेरे हाथ को बड़े ही गर्मजोशी के साथ पकड़ता हुआ बताया, मेरा नाम हैंस वुल्फ है, आई एम फ्रॉम डोजलडोर्फ, मैं डोजलडोर्फ का हूँ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था, हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। यानी ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश ऑफिसर को जर्मन ऑफिसर जो था वह क्रिसमस की बधाई दिया। तब ब्रिटिश जो कैप्टन थे, ये कोनी के पति जिम मार्फेंसन, ये क्या कहते हैं, कैप्टन जिम मार्फेंसन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं वेस्ट इंग्लैंड में एक स्कूल टीचर था। आह डोरसेट, ही स्माइल्ड, डोरसेट का नाम सुनकर वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रोशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हम लोगों ने रम, दिस इज अ टाइप ऑफ वाइन, और सॉसेज ऑफ फ्राइड मीट, दोनों एक दूसरे से शेयर किए। एंड वी टॉक्ड, और हम लोग बात करते गए। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, कैसे हम लोग बात किए। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, यद्यपि वह जर्मन था लेकिन फिर भी वो इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन ऐसा लगा कि वो कभी डोरसेट में गया नहीं था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक इंग्लैंड भी नहीं गया था। ही हैड लर्न ऑल ही नो ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, वो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड के स्कूलों से या वहाँ की किताबों को पढ़कर सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका पसंदीदा जो लेखक था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसका जो पसंदीदा किताब था उसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there was there in no man's lands we talked of बादसेवा एंड गैरिबेल ओक एंड सर्जन टोरी एंड डोरसेट, वहाँ हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे जगहों के बारे में बात की, डोरसेट के बारे में बात की, सर्जन ट्रॉय के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसका एक लड़का था, एक पत्नी थी, बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो अभी अभी 6 माह पहले जन्म लिया था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's lands, smoking, laughing, talking, drinking, eating. मैं जब इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पे खाकी और ग्रे कोट वाले यानी दोनों सेनाएं आपस में हंस रही थी, खेल रही थी, स्मोकिंग कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑन यू वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी, और कोनी तुमने जो वंडरफुल जो क्रिकेट ये केक बनाया था क्रिसमस केक, हम दोनों ने उसको शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. जहाँ तक मार्जिपन का सवाल था उसने टेस्ट करके बताया कि ये सबसे अच्छा था। मार्जिपन क्या होता है मैंने आपको बताया है। मार्जिपन इज अ स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड, ये अंडे का, बादाम का और ये चीनी का बना हुआ बहुत ही अच्छा सा मिठाई होता है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लोग हर चीज़ के बारे में सहमत हुए। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह यद्यपि मेरा शत्रु था।
देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, मेरे जीवन में इससे बेहतर क्रिसमस की पार्टी आज तक नहीं आई थी। देन समवन आई डोंट नो हु, तभी किसी ने, मैं नहीं जानता कि कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रे कोट वेयर डम्प्ड इनटू पाइल्स टू मेक गोल पोल्स, तभी ग्रे कोट सभी लोग अपना अपना कोट उतार कर एक गोल पोल्स बना दिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इट वाज स्टॉर्मी अगेंस्ट फिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, और अगली बात वही थी कि एक तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स वाले और एक तरफ जर्मन सोल्जर्स वाले फुटबॉल खेलने बीच मैदान में उतर पड़े। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चीट क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टम्पिंग आवर फीट, हैंस वुल्फ और मैं एक दूसरे को बड़ी ही प्रसन्नता से देख रहे थे, ताली बजा रहे थे, अपने पैरों को रगड़ रहे थे, टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठंड को जहाँ तक था भगाने के लिए। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथिंग मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमने एक क्षण ऐसा भी आया जब मुझे महसूस हुआ कि हमारी सांसें उनकी सांसों के साथ हवा में मिल चुकी हैं। He saw it too and smiled. उसने ऐसा महसूस किया और मुस्कुराया। Jim Marfenson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. उसके बाद वो बोला कि कैप्टन जिम मार्फेंसन, मुझे लगता है कि यही एक तरीका है जिससे युद्ध को टाला जा सकता है। अब फुटबॉल मैच किसके द्वारा? तो फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, कोई इंसान फुटबॉल मैच में नहीं मरता है। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन, ना तो कोई बच्चा अनाथ होता है। नो विव्स बिकम विडो, और ना ही कोई पत्नी जो होती है वो विधवा होती है। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैं उसे बताया कि मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब तो हम ब्रिटिश वालों को पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त होना चाहिए, या हम आश्वस्त हैं। वी लाफ्ड एट दैट, हम लोग इस बात पर हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम दोनों बैठकर गेम सुनते रहे। सैड टू से, कहने में दुख हो रहा है, कोनी फीस वन, कि जर्मन लोग जीत गए 2 गोल्स टू 1, एक गोल के मुकाबले 2 गोल से, यानी जर्मनी वालों ने 2 गोल किया और ब्रिटिश लोगों ने 1 गोल। बट एज हंस बुल generously said our goals were wider than theirs so it wasn't quite fair, लेकिन उस हैंस वुल्फ ने कहा कि हम लोगों के 2 गोल से ज़्यादा अच्छा आप लोगों का एक ही गोल था। The time came and all too soon when the game was finished the snaps and the rum and the sausages had long since run out and we know it was all over, और इतना समय बीत गया कि हमारे सारे रम सॉसेज और स्नैप्स जो थे समाप्त हो गए और अब हमें पता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने हैंडवुल से कहा कि बहुत जल्द ही आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार से मिलेंगे। डैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, जल्द ही यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम सब अपने घर चले जाएंगे। आई थिंक डैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, और मैं यह जानता हूँ कि दोनों सैनिक दोनों तरफ के यही चाहते हैं। हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जिम मार्फेंसन, हैंस वुल्फ ने कहा कि जिम मार्फेंसन अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना तो मैं इस क्षण को कभी भूल पाऊंगा और ना ही तुम्हें। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि वह बिना धीरे धीरे बिना मन के भारी कदमों से वहाँ से वापस गया। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coat men drifting back towards their trenches. उसने एक बार मुड़कर हाथ हिलाया, उसके बाद हजारों की संख्या में ग्रे कोट वाले जो मैन थे, यानी जो जर्मन सैनिक थे, वो वापस अपने बंकर में जाने लगे। That night back in our dugouts we heard them singing a carol. उस रात हम लोगों ने उन्हें क्रिसमस का गाना सुनते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही सुंदर वो गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैंस साइलेंट नाइट, यह रात जो थी बड़ी ही शांत थी। और बॉयज केप देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल सेफर्ड वास्ड, हमारे सैनिकों ने भी उनके गानों का जवाब गानों से दिया। वी एक्सचेंज गर्ल्स वाइल फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हम लोगों ने एक दूसरे के गीत का जवाब एक दूसरे से गीत से दिया और सभी लोग शांत हो गए। We had had our time of peace and goodwill, a time I will
ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। यह वह समय था जिसे मैं अपने पूरे जीवन काल में संभाल कर रखना चाहता हूँ। Dearest Connie, by Christmas next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. Dearest Connie, मैं कहता हूँ कि यह युद्ध जो है अगले साल क्रिसमस तक, यह और तो कुछ नहीं, सिर्फ एक मेमोरी बनकर, एक भयावह याद बनकर रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल डैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मैंने आज देखा कि दोनों सेना के लोग जो थे कैसे शांति के लिए व्यग्र थे, चाहते थे कि जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त हो जाए। वी शुड बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम लोग बहुत जल्दी साथ होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। यह पत्र जो है लेखक पढ़ता है, जिम का लिखा हुआ, जो अपनी पत्नी कोनी के पास लिखा हुआ रहता है। अब लेखक क्या करता है, कुछ यहाँ कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। I folded the letter again and shipped it carefully back into envelope. Its envelope. लेखक जो है उस पत्र को पुनः जैसे वो फोल्ड था, मुड़ा हुआ था, वैसे रख के उस ब्लैक इन्वॉल्व में रख देता है। I kept awake all night. पूरी रात में जगा रहता हूँ। By morning I knew what I had to do. और अगले दिन सुबह में मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। I drove into Bridgeport. मैं ब्राइटपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो बस कुछ ही दूरी पे था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वाज। मैं वहाँ एक लड़का जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था, मैं उससे पूछा कि कॉपर बीच कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ट आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप। और हाउस नंबर जो 12 था, जिसमें पता लिखा हुआ था, जिस पता का वो घर था, कोनी का पहले जो घर था, वो कुछ नहीं था, सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया था। और वहाँ जो भी चीज़ें थी वो टूटी फूटी और बहुत ही बदहवास अवस्था में थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क। मैं बगल के एक रूम के दरवाजे पर नॉक किया और पूछा, इफ़ एनीवन नो द वेयर अबाउट द मिसेज मार्फेंसन। मैं उससे पूछा कि आप में से कोई जानता है कि मिसेज मार्फेंसन कहाँ रहती। लेखक जो है वो बगल वाले के घर से वह मिसेज मार्फेंसन का पता पूछता है। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इज हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तभी एक बूढ़ा आदमी जो है उसे बताता है कि वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, वो बताया कि बहुत ही प्यारी सी एक बूढ़ी औरत। अ बीट मॉडल हेडेड, जो हमेशा कंफ्यूज रहती थी, भ्रमित रहती थी। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वाजंट सी, लेकिन इस अवस्था में ऐसा होना ही है। 101 years old, 101 साल की वो औरत थी। शी हैड बीन इन द हाउस when it caught fire, वह इस घर में उस समय थी जब इसमें आग लगी थी। No one really know how the fire had started, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी। But it could well have been candles, लेकिन हो सकता है कि यह कैंडल्स से लगी हो, मोमबत्ती से लगी हो। She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive, वह हमेशा बिजली के बदले कैंडल का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वह सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा महंगा है। The fireman had got her out just in time, फायरमैन जो थे उसे समय रहते बाहर निकाल लिए। She was in a nursing home now, अब वह एक नर्सिंग होम में है। He told me बर्लिंगटन हाउस, वह मुझे वहाँ बर्लिंगटन हाउस का पता दिया। On the Dorchester रोड, on the other side of the town, जो टाउन के दूसरे साइड में स्थित था। I found बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली एनफ, मैं बहुत ही आसानी से उस जगह को, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को ढूंढ लिया। देयर वेयर पेपर्स क्लींस ऑफ इन द हाफ वे एंड द लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ ए लॉप साइड एंगल ऑन द टॉप। मैं वहाँ देखा कि चारों तरफ पेपर जो था सजाया गया था और उसके बीच में एक क्रिसमस ट्री जो था वो लगाया गया था। I said I was a friend come to visit Mrs. Marfanson to bring her a Christmas present. मैंने वहाँ के लोगों से बताया कि मैं मिसेज मार्फेंसन का एक दोस्त हूँ जो उनके लिए आया हूँ और उनके क्रिसमस के लिए एक प्रेजेंट भी, उपहार भी लाया हूँ। I could see through into the dining room
वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने देखा वहाँ से कि डाइनिंग रूम में सभी लोग जो थे पेपर हैट पहने हुए थे और गीत गा रहे थे। द मेट्रोन हैड a hat on too and seemed happy enough to see me। वहाँ की जो मेट्रोन थी वो मुझे देखी और मुझे लगा कि वो मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सी इवन ऑफर ऑफर्ड मी ऑन माइन माई स्पाइन पाई। वो मुझे आमंत्रित की। सी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। वो मुझे लेकर कॉरिडोर की तरफ गई। मिसेज मार्फेंसन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, सी टोल्ड मी। वो मुझे बताया कि मिसेज मार्फेंसन जो है उनका दूसरा कोई नहीं है, वो किसी के साथ नहीं है। सी इज़ रेदर confused today, so we thought it best if she had a good rest। आज वो कुछ ज़्यादा ही confused हैं, भ्रमित हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उन्हें आज थोड़ा ज़्यादा अच्छे आराम की आवश्यकता है। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आप जानते हैं उनका कोई परिवार में नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई आता नहीं है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। इसलिए मुझे लगा कि वो आपको देखकर बहुत प्रसन्न होगी। शी टुक मी इन टू ए कंसर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plant all around and left me। वह मुझे एक ऐसे व्हील चेयर के पास लेके गई जो कि बहुत ही साधारण सा था, उसके चारों तरफ प्लांट्स लगाए गए थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। वहाँ एक बुढ़ी औरत जो थी वो उस व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उसका हाथ जो था उसके लैप में, बाहों में था। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पाइन इनटू ए विस्पी बन। उसका सिल्वर जो सफ़ेद कलर का बाल जो था वो बड़ा ही पिन से सजाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह बगीचे की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा सुनिए। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। और मेरी तरफ बड़े ही निराशा भाव से देखी। हैप्पी क्रिसमस कोनी। तभी ये लेखक जो है उसे कहता है क्रिसमस की शुभकामनाएं कोनी। आई वेंट ऑन। वह बोलना जारी रखा। आई फाउंड दिस, मैं इसे पाया। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है कि यह आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उससे बात कर रहा था, यानी लेखक जब कोनी से बात कर रहा था, उसकी आंखें इसके चेहरे से हट नहीं रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने उस टीन बॉक्स को खोला और उसे दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with sudden glow of happiness। और जैसे ही उसने इस पत्र को पाया, उसकी आंखें जो थी उसमें एक गजब की चमक आ गई। उसने मुझे ऐसा लगा कि पहचान लिया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैं उसे बताया उस डेस्क के बारे में, मैंने इसे कैसे पाया उसके बारे में, लेकिन वह मुझे सुन नहीं रही थी। फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, सी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। बल्कि उस फिंगर टिप से, अपने फिंगर से उस पत्र को सहलाती रही। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। और तुरंत ही वो आगे बढ़ी और मेरे हाथ को पकड़ ली। हर आइज वी आर फिल्ड विथ टीयर्स। उसके आंखों में आंसू भर आए। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट। तुमने कहा था प्रिय कि तुम क्रिसमस के समय आओगे। एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेहतर उपहार है। मेरे पास आओ जिम, मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर। मैं उसके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चीक। उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। जिम, मैंने तुम्हारे पत्र को प्रतिदिन कई बार पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारे आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी। मुझे ऐसा लगता था, इस पत्र को पढ़कर ऐसा लगता था कि तुम हर क्षण मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम अब हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब जब तुम आ गए हो तो उसे तुम मेरे लिए एक बार पढ़ दो। विड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर। क्या जिम तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी बातें एक बार फिर सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव डैट सो मच। मैं उसे बहुत प्यार भी करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। उसके बाद हम लोग संभवतः चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक। मैं तुम्हारे लिए केक भी बनाई हूँ। मर्जीपन ऑल अराउंड।
मार्जिपन भी बनाई हूँ। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद था। यानी लेखक को ही कोनी जो है वह जिम समझ लेती है। ठीक है, इस तरह से जिम का पत्र जो है वह उसका सबसे बड़ा उपहार होता है। इसीलिए कहा गया है, इस पार्ट का नाम रख दिया गया है कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, इसमें और कुछ कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं और उसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट है, जिसको मैं एक एक करके आपको बताते चलता हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। ओके, कंप्रीहेंशन चेक का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, लेखक को उस कबाड़ की दुकान में क्या मिला। आपका आंसर है द ऑथर फाउंड अ वेरी old 19th century roll top decks in a junk food. It was made of oak. It was a very bad condition. The roll top was broken into several pieces. One of the leg was enormously mended and there were scotch marks on one side. Okay. Second question, what did he find a secret drawer, उसे secret drawer में क्या मिला। Who do you think had put it in there, वो उसे कौन रखा था, उस सेक्रेट ड्रॉअर में जो चीज़ था उसे कौन वहाँ रखा था। इन अ सेक्रेट ड्रॉअर of a roll top decks, the author found a small tin box. There was a piece of lined note paper, cello tapped to its top. It had Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes, written on it. Most likely, it was put there by Mrs. Jim Marfenson, who was Jim's wife. Her name एंड एड्रेस वेयर ऑन द इनवेलप इनसाइड द बॉक्स। यानी उसमें सीक्रेट ड्रॉअर में उसे एक टीन का बॉक्स मिला जिसमें एक जिम का पत्र था और ऐसा लगता है कि जिम की पत्नी ने ही उसे पढ़कर वहाँ पे रखा था। अगला क्वेश्चन है हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, ये पत्र कब किसने और किसे लिखा था। तो जिम मर्फेंसन हैज रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी मर्फेंसन ऑन डिसम्बर 26, 1914। इस पत्र को जिम मार्फेंसन ने अपनी पत्नी कोनी मार्फेंसन के लिए लिखा था 26 दिसंबर 1914 को। Why was the letter written? What was the wonderful thing that happened? पत्र क्यों लिखा गया था और उसमें कौन सी बहुत ही अद्भुत घटना का जिक्र था। तो यह पत्र लिखा गया था क्रिसमस के अवसर पर और चूंकि क्रिसमस के दिन जिम जो था यानी ब्रिटिश सोल्जर वो जर्मन सोल्जर्स के साथ गेम खेला था, बहुत ही अच्छा उन लोगों का जो था वो क्रिसमस बीता हुआ था, इसीलिए इस पत्र को उसने लिखा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मार्फेंसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जिम मार्फेंसन और हैंस वुल्फ कौन ऐसे जॉब में थे, कौन काम करते थे जब वे लोग सैनिक नहीं थे। तो आपको पहले ही मैंने कहानी में बताया है कि हैंस वुल्फ वाज ए from Dorset. He played a cello in the orchestra. Jim Marfenson was a school teacher from Dorset. हैंस वुल्फ जो था वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था और जिम मार्फेंसन जो था वो एक स्कूल टीचर था। Had Hans Wolf even been to Dorset? Why did he say it? He no knew it. क्या कभी हैंस वुल्फ डोरसेट गया था, वह क्यों कहा कि वो इसके बारे में जानता है। तो आपका आंसर है कि हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट, वह कभी डोरसेट नहीं गया था हैंस वुल्फ। ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, वो सारे इंग्लैंड के किताबों से वहाँ के स्कूलों से सीखा था। अगला क्वेश्चन है डू यू थिंक मिसेज जिम मर्फेंसन कम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। क्या जिम मर्फेंसन कभी युद्ध से वापस आए। नो, इट इज मोस्ट लाइकली दैट जिम मर्फेंसन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर, युद्ध से वापस नहीं आए। इन द सेलोटैप नोट पेपर इट वॉज रिटन दैट द लेटर वॉज जिम्स लास्ट लेटर, क्योंकि उसमें लिखा था कि यह जिम का लास्ट लेटर है। कोनी मार्फेंसन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर्स फ्रॉम हिम, कोनी को इसके बाद कोई दूसरा पत्र नहीं मिला था। इट इंडिकेट्स जिम्स मार्फेंसन डिसमिस द इंसिडेंट टुक place around the earliest parts of the World War in which the Germans had been victorious, which implies the defeat of the British and dismiss of Jim Marfenson. अगला क्वेश्चन है why did the author go to Bridport, लेखक जो है ब्राइटपोर्ट क्यों जाता है। The author went to Bridport because that was the address where Mrs. Marfenson lived.
यही वो एड्रेस था जहाँ पे वो रहती थी, कॉपर बीच बेडफोर्ड का, इसीलिए उनसे मिलने और उनको पत्र देने गया। हाउ ओल्ड वाज मिसेस मार्फेंसन नाउ, वेयर वाज सी? मिसेस मार्फेंसन का उम्र क्या था, वो कहाँ थी? तो मैंने बताया था कि वो 101 साल की थी और एक नर्सिंग होम में थी। हु डिड कोनी मार्फेंसन थिंक हर विजिटर वाज? कोनी जो थी वो विजिटर जो उसके पास मिलने आया उसे क्या समझ ली? तो मैंने आपको कहानी में बताया था कि कोनी ने समझ लिया कि ये उसका पति जिम मार्फेंसन भी है। उसके बाद है which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? इस कहानी की कौन सी घटना जो है वो बताती है कि विजिटर जो था वो अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहता था? तो the sentence which showed that the visitor did not try to hide his identity is, I explained about the desk and about how I had found it, but I don't think she was listening. लेखक जब कहता है कि मैंने उसे बताया कि वो बक्सा मुझे कैसे मिला, कैसे मैंने इसे पाया, लेकिन वो सुन रही थी, वो इस बात के बारे में ये बात बताता है कि लेखक अपनी पहचान छुपाता नहीं है। ये तो कंप्रीहेंशन चेक का था क्वेश्चन आंसर। अब वर्किंग विद द टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस हैं, यानी किताब के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके हैं वो आपके सामने हैं, उनको आप एक बार देखिए। पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर? कोनी ने जिम के पत्र को कितने दिनों तक संभाल के रखा, कितने समय तक? तो कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक उसे संभाल के रखी। दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रीड इट क्वाइट ऑफन एवरी डे सो डैट शी कुड फील डैट जिम वॉज नियर हर, क्योंकि वो उसे बताती है कि वो पूरा दिन काफ़ी समय तक उसे प्रतिदिन पढ़ती रहे ताकि उसे ऐसा लगे कि जिम उसके पास है। अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैज़ बीन सोल्ड एंड व्हेन? वो डेस्क कब बेचा गया? ठीक है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कोनी मार्फेंसन लिव्ड हैड कॉट फायर। वो डेस्क जो था तब बेचा गया जब उसके घर में, कोनी जिसमें रहती थी, आग लग गया। सी वॉज टेकन टू द नर्सिंग होम, उसे एक नर्सिंग होम में ले जाया गया। ऑल द बर्न ऑफ थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड आफ्टर डेट, उसके बाद सारे जो जले हुए चीज़ थे उसे बेच दिए गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, why do Jim and Hans think that games or sports are good way of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हैंस ऐसा क्यों सोचते हैं कि स्पोर्ट्स जो हैं, गेम्स जो हैं, वो किसी भी प्रतिद्वंद का, झगड़े का निपटारा करने का सही तरीका है? क्या आप इससे सहमत हैं? तो आंसर है, जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज नो बडी डाइज इन मैसेज। जैसा कि आप जानते हैं, गेम में कोई मरता नहीं है, कोई बच्चा जो है अनाथ नहीं होता है, कोई स्त्री जो है विधवा नहीं होती है, इसलिए यह जो है बहुत ही अच्छा तरीका है कि युद्ध को समाप्त करने का ये एक बेहतर जरिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध में कितनी ज़्यादा क्षति होती है, लोग मरते हैं, बहुत सारी धन जन की क्षति होती है ना। चौथा क्वेश्चन है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। आप बताइए कि दोनों सेनाएं जो थीं, जर्मन सेना और ब्रिटिश सेना, दोनों एक समान थी या अलग अलग थी? तो मुझे लगता है कि दोनों सेनाएं जो थी बिल्कुल एक समान थी। कैसे? तो बोथ द आर्मी सेलिब्रेट क्रिसमस, दोनों सेलिब्रेट की क्रिसमस। बोथ द आर्मी शेयर देयर फूड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर इन स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। दोनों सेनाएं जो थी एक समय बिताई खाने में, हंसने में, गाने में, बातें करने में। दे प्लेड अ फुटबॉल मैच एंड एग्री दैट कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट में बी रिजॉल्व बाय द फुटबॉल मैच। वो दोनों जो थे फुटबॉल मैच खेले और उन्हें बताया कि फुटबॉल मैच के द्वारा हम कैसे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। दे एग्री अबाउट द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वार एंड लॉन्ग पीस। उन लोगों ने वार के यानी युद्ध के गलत नीतियों के बारे में भी बातें की, सहमत हुए। दे एक्सचेंज कैरोल्स एंड होप टू अंटिल विद द फैमिलीज अगेन। उन्होंने आशा किया कि वे लोग अपने परिवार से मिल पाएंगे। इस तरह से सारी बातें जो हैं वो कॉमन थी, समान थी। ओके, अगला क्वेश्चन है,
mention a various way in which British and German soldier became friend and find things in common at Christmas। आपको बताना है कि वो कौन कौन सा जरिया है जिसके जरिए दोनों सैनिक जो थे आपस में मिले और क्रिसमस समान रूप से सेलिब्रेट किए। तो मैंने कहानी में आपको बताया था जब मैं इसको पढ़ा रहा था कि दोनों जो थे आपस में मिले, एक दूसरे को मैरी क्रिसमस किए, वे अपना रम, वाइन, सॉसेज, स्नैप्स एक दूसरे के साथ शेयर किए, वे लोग फुटबॉल मैच खेले, वे लोग एक साथ हंसे, गाए, खेले, कूदे, सब इस तरह से दोनों जो थे सेलिब्रेट किए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉनिस क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो नरेटर जो है वो जब उसको पत्र ले जाकर कोनी को देता है तो वही उसका सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है, क्योंकि वह उसके पति का आखिरी पत्र होता है और वह अपने पति के इस पत्र को पाकर बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी यादें उसके साथ पुनः आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल। क्या इस टाइटल कहानी का जो टाइटल है हेडिंग वो सही है या दूसरा भी टाइटल हो सकता है। तो देखिए ये कहानी का टाइटल जो है बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह पूर्ण रूप से क्रिसमस के बेस्ट प्रेजेंट को बताता है। कोनी के लिए जिम का पत्र जो है उसका बेस्ट प्रेजेंट है और इसका दूसरा और भी टाइटल हो सकता है, अ क्रिसमस विशेज कम्स ट्रू, अ द क्रिसमस मैसेज। ओके, उसके बाद वॉकिंग विद द लैंग्वेज है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है चुनकर, जो कि आपके लिए यहाँ पे बता दिया गया है, आपको इसमें से भर लेना है। ठीक है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपके बगल के कोस्ट में जो वर्ब फॉर्म्स है मैंने आपको टेंस पढ़ाया है उससे रिलेटेड है, आपको उसमें से देख के भर लेना है। अर्लियर पास्ट और पास्ट टेंस को चुनना है। तो देखिए पास्ट टेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट के को लिखना होता है और अर्लियर पास्ट में पास्ट परफेक्ट को लिखना होता है। तो जितना V2 वाला होगा यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगा वो पास्ट में लिखा जाएगा और जो V3 वाला होगा हैड के साथ, हैड प्लस V3 यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो अर्लियर पास्ट में हो जाएगा। ओके, यानी put all the verbs which are in second form into past tense and put all the verbs which are had plus third form in earlier past. Next, find the phrase from the verbs in the story। आपको इसको जितने भी इसमें verbs हैं, burn out, light up, look on, run out, कीप आउट, इन सबको किताब में से निकालना है और उसे सेंटेंस बना देना है कि ये सेंटेंस कैसे यूज़ किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, देख लीजिए। बर्न आउट, लाइट अप, लुक ऑन, रन आउट, कीप आउट, यानी स्टोरी में से ही उस सेंटेंस को निकालना है किताब से जिस सेंटेंस में इन वर्ब का यूज़ किया गया है। उसके बाद ये एडजेक्टिव है, जिस एडजेक्टिव को क्लासिफाई करके आपको लिखना है, एक तरफ नाउन और एक तरफ एडजेक्टिव। नाउन में और एडजेक्टिव जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है उसको लिख देना है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। आप इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका पहला चैप्टर और पोएम जो है ऑलरेडी पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये दोनों कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मिलेंगे। ओके, दैट्स ऑल।